Assalamu alaikum viewers. My name is Zara Khan and I am from UET. Today I am going to teach you the lesson number 3 of ELT. Before starting our lesson, please subscribe my channel and please inform me about your comments, about your wishes in the comment section. Today I am going to start our third chapter, which is history of English language. अच्छा, लैंग्वेज इसमें वो कहते राइटर में बता रहा है कि एच सन 2013 में ये कहता है कि जो लैंग्वेज है, कोई ऐसा लम्हा नहीं जब लैंग्वेज स्टैंड स्टिल रही हो, यानी बिल्कुल स्टिल रही हो, उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। जैसे हर ज़ुबान में हर एक चीज़ तग़य्युर पज़ीर है, हर चीज़ में तब्दीलियाँ आती हैं, उसी तरह ज़ुबान में भी बाकी चीज़ों की तरह तब्दीलियाँ आती हैं। और वो ब्रांच जो इसकी तब्दीलियों को लैंग्वेज में जितने भी मामला उसको हैंडल करती है, टैकल करती है, उसको हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, इसलिए एक तो इनफरादी ज़ुबानों में जितनी भी तब्दीलियाँ आती हैं उसकी हिस्ट्री को भी पढ़ती है ये हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, और इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं यूज़फुल इंग्लिश के टीचिंग के, उसके बारे में भी हमें पूरी मालूमात देती रहती है। लैंग्वेज चेंज होती है वेरियस लेवल पर, कई सतहों पर लैंग्वेज जो है तब्दील होती रहती है। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें है लेक्सिकल चेंज पहले वाला। ये जो एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, ये बहुत आसानी से हम इसको ढूंढ लेते हैं क्योंकि इसमें नए लफ्ज़ आते हैं जाते हैं, कुछ ओल्ड फैशन हो जाते हैं, कुछ ख़त्म हो जाते हैं, कुछ नए हर रोज़ नए पैदा होते हैं, तो उसको हम कहते हैं लेक्सिकल चेंज। उसके बाद सेकंड वाला है वो है मॉर्फोलॉजिकल चेंज। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चेंज है, थोड़ी मुश्किल तब्दीली है इसको पढ़ना क्योंकि ये अक्सर कनेक्ट है सिंटैक्टिक चेंज से, यानी तरतीबवार जो तब्दीलियाँ आती हैं उसके साथ। और जो इसमें सबसे अहम टाइप है मॉर्फोलॉजी की, वो है एनालॉजी चेंज, यानी एनालॉजी जो मुशाबत रखते हैं, जो वर्ड एक दूसरे से और उससे मिलकर दूसरा मुशाबत वाला लफ्ज़ वो इख्तियार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में हेल्प है, हेल्प एक वर्ड है, तो उससे मिलते जुलते हम अगले वर्ड बनाएंगे, हेल्प्ड हो गया, हेल्पन हो गया, हॉल्प हो गया, यानी जो उससे मुशाबत रखते हैं ना लफ्ज़ वो बनेंगे। थर्ड पे है सिंटैक्टिक चेंज, ये भी वही है जो तरतीबवार एक तरतीब के साथ जो चेंज होता है, यानी सैंडम रैंडम सडन चेंज नहीं है बल्कि एक पूरे सीक्वेंस के साथ जो चेंज आता है ना, ये वो वाला चेंज है। इसमें ग्रामेटिकलाइजेशन का भी प्रोसेस है जिसमें वर्ड जब ख़त्म हो जाते हैं, लफ्ज़ अपनी यूज़ को उसका इस्तेमाल कम हो जाता है, तो वो अपना ग्रामेटिकल फंक्शन उसका स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि उन्होंने इसकी मिसाल दी है विल और टू वांट। विल ओरिजिनली ए फुल वर्ब है, लेकिन हम उसका फ्रेज़ क्या यूज़ करते हैं, आई विल गो, जिसका मतलब है मतलब मैं जाऊँगा, मीन मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। ये उनका कहने का है कि मतलब जैसे जैसे वर्ड अपनी मीनिंग को ख़त्म करते जाते, जैसे विल का मतलब ख़त्म हो गया लेकिन उसकी जगह पे वांट आ गया, या वांट ख़त्म हो गया उसकी जगह पे विल आ गया, तो ग्रामेटिकली उसका जो है वो इस्तेमाल उसको ख़त्म होने नहीं देता बल्कि वो एक नई फॉर्म में दोबारा से इस्तेमाल उसका शुरू हो जाता है। फोर्थ है फोनोलॉजिकल चेंज। फोनोलॉजिकल चेंज भी एक रेगुलर चेंज है एज़ कम्पेयर टू अदर, दूसरे प्रीवियस जितने भी चेंज गुजरे हैं उसकी निस्बत एक रेगुलर चेंज है। इसमें कई वैरायटी आती है वर्ड्स की, सिंगल साउंड है, वर्ड साउंड है, सेट ऑफ वर्ड्स है। कहते हैं कि इसके हम फोनोलॉजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करते रहते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हम उसकी स्पोकन जो है उसको लैंग्वेज को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कंपेयर किया जाए, उसमें तब्दीलियाँ या उसमें कंट्रोवर्सी, उसमें इख्तलाफात आते हैं। नेक्स्ट वो बता रहा है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कहते हैं कि जब भी कोई भी चीज़ है, जब उसकी डेवलपमेंट होती है तो वो मुख्तलिफ पीरियड में डिवाइड हो जाती है। उसकी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हम उसको पीरियड में डिवाइड करते हैं। ये हिस्ट्री लिखने वाले ख़ुद डिवाइड करते हैं ताकि वो उसके तमाम ज़मानों से आसानी से जो है फेमिलियर हो सकें, इसके बारे में जान सकें। इसको कहा जाता है पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज डिवाइडेड इंटू पार्ट्स। हिस्ट्री जो इंग्लिश के, इसको मुख्तलिफ इराज में, मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ पीरियड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और ये जो है इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल हिस्ट्री, डेट्स और इवेंट्स के हिसाब से। इसमें उन्होंने बताया प्री ओल्ड इंग्लिश है जिसकी डेट उन्होंने दी हुई है, और उसके बाद ओल्ड इंग्लिश है, फिर मिडल इंग्लिश है, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है, और लेटर मॉडर्न इंग्लिश है। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में हमें वो पूरी एक बताता है नाउन की और एडजेक्टिव की, उसमें एपोस्ट्रॉफी का कब इस्तेमाल शुरू हुआ, 16वीं सदी में उसका इस्तेमाल शुरू हुआ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 17वीं सदी में आती गई। एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहाँ से शुरू हुआ कि पहले वो मोर इजी और मोर ईजियर और मोर इजी में था, लेकिन फिर उसमें ई आर और ई एस टी का कैसे इजाफा हो गया। ई आर वो था मोनोसिलेबिक था, यानी सिर्फ ई आर हम मोर और मोर को इस्तेमाल करते थे। इजी मोर इजी
मोस्ट ईजी का जो वर्ड है वो 17वीं सेंचुरी के एंड पे शुरू हुआ है। इसको हम पॉलीसेलिबिक का लफ्ज़ इन्होंने इसके लिए मोस्ट के लिए यूज़ किया है। प्रोनाउन और डिटरमेंट्स वो इसके बारे में बता दें कि इसका इस्तेमाल भी 16वीं सदी से ही शुरू हुआ। पहले प्रोनाउन ही यूज़ होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उसको यू में तब्दील कर दिया गया। ये सब्जेक्टिव केस था और जबकि यू जो था वो ऑब्जेक्टिव केस था। इस तरह विच ये भी प्रोनाउन है, हु भी है प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका इस्तेमाल भी 15वीं सेंचुरी से स्टार्ट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता लेटर पीरियड तक बढ़ता चला गया। वर्ब का भी इसी तरह वो बता रहे हैं कि वर्ब कैसे दाऊ जो एक वर्ब था पहले दाऊ यू के लिए, तो उसको वो कैसे डिक्लाइन हुआ, जो कि वो सेकंड पर्सन पे यूज़ होता था वो डिक्लाइन हो गया, वो ख़त्म हो गया। और स्ट्रॉन्ग और करीब, क्रोप, क्रोपन, इस तरह के मिलते जुलते अल्फाज के साथ वो बढ़ते चले गए। एडवर्ब का इस्तेमाल एल वाई बहुत कॉमन था उनमें, जैसे उन्होंने बताया हुआ है कि नो मैन स्पोक क्लियर इक्वल और विदाउट आर्टिफाइस। एडवर्ब एल वाई की जगह पर इसको नो मैन को स्पोक, इस तरह के वर्ड वो एडवर्ब के लिए यूज़ करते थे। कंपाउंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो हैं वो भी विद, इसमें दैट जो है, दैट का वर्ड देखिए उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। ये दैट जो है ये एक्चुअली कंपाउंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो दो अल्फाज को, दो जुमलों को मिला रहा है, तो वो दैट का वर्ड उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है। तब ये रूल नहीं था कि कंजक्शन जो है वो सेंटर में आए, बस उन्होंने कंजक्शन को दो जुमलों के इस्तेमाल में यूज़ किया हुआ है। उसके बाद ये इन्वर्शन और वर्ब एंड सब्जेक्ट, ये भी एक उसके बाद 16वीं सेंचुरी में भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, जब वर्ब को उन्होंने इन्वर्ट किया, इन्वर्ट यानी इब्तदा किया उसका, और सब्जेक्ट का इब्तदा किया है। इस पर भी काम 16वीं सदी में ही किया गया है। मल्टीपल नेगेटिव यानी नेगेटिव का, नो का, नेवर का, नॉट का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू हुआ है। यानी एक सेंटेंस में देखें, आई कैन नॉट सेट ए गाउन, आई वॉज नेवर नो टेलर। अब नॉट, नेवर, नो ये सारे नेगेटिव हैं, यानी एक लाइन में, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा नेगेटिव का जो इस्तेमाल है वो मल्टीपल नेगेटिव है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उसकी कॉलोनिज्म एंड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 17वीं सेंचुरी से ऑनवर्ड इंग्लिश एक पूरी दुनिया में ज़ुबान अहम मानी जाती है। इसके ऊपर रिसर्चेज हुई हैं, इसके बारे में पढ़ा जाता है। ये हमारी सरकारी ज़ुबान से ज़्यादा हमारी ये सरकारी ज़ुबान बनती जा रही है। ये इंटरनेशनल है, ऑफिशियल है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, इंटरनेट की, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंजेस की ये ज़ुबान बनती जा रही है। और इसका ये फैलाव जो है लास्ट 50 ईयर से ज़्यादा हुआ है। फिर वो आगे मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के पीछे ज़्यादा वजूहत क्या है कि वो क्यों इतनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनती जा रही है। उसकी पहली रीज़न है पावर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर जब ज़्यादा बढ़ी है, जब इम्पेरियलिज्म यानी शाही ख़ानदान ज़्यादा आया है, उनकी ज़्यादा हुकूमत हुई है, तब ये ज़ुबान ज़्यादा फैला, उसका तब हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंग्लैंड में रिवाइवल ऑफ रीबर्थ आया था, तब भी इसकी पहली दफ़ा तब ज़्यादा मुतारफ़ हुई इंग्लिश लैंग्वेज, तब ये सरकारी ज़ुबान मिली है, बनी है। और जब अमेरिका इंट्रोड्यूस हुआ है, अमेरिका एक वर्ल्ड पावर बना है, तब ये भी एक वजह है इसके इंग्लिश के को ज़्यादा जब स्प्रेड हुई है पूरी दुनिया में। प्रेस्टिजियस स्टेट ऑफ इंग्लिश इन वेरियस मेन नेशन स्टेट्स, ये भी इसकी एक रीज़न है। ब्रिटिश कॉलोनिज्म, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश बिगन इन द 16वीं सेंचुरी। इंग्लिश का जो ज़्यादा जब ये फैली है, लोगों ने इसको माना है, ये सरकारी ज़ुबान बनी है, इसका आगाज़ 16वीं सदी से हुआ है, जब ये एक शाही ख़ानदान के हाथ में ये एक टूल के तौर पर, एक हथियार के तौर पर पहुंची है। ये यूएसए में हुआ सबसे पहले, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बाकी कॉलोनीज़ तक इसका ये सिलसिला फैलता गया। कनाडा के बारे में है, फ्रेंच वहाँ की ज़ुबान थी कनाडा में फ्राम 1530s में। और जब इन्होंने फ्रेंच वाला क्या मुकाबला हुआ ब्रिटेन के साथ, वाइड भी होता है कि इसका मुकाबला होना, लड़ना डोमिनेशन के लिए, लेकिन ब्रिटेन हार गया 1760 में। तब फ्रेंच और इंग्लिश की दोनों ज़ुबानें वहाँ पर रहीं, लेकिन वहाँ से आस्ता आस्ता ख़त्म होती गई और इंग्लिश को जो है ज़्यादा वहाँ की बढ़ोतरी मिली और इंग्लिश वहाँ की नेटिव लैंग्वेज बन गई। कैरिबियन होते हैं, जो छोटे साहली इलाके होते हैं जो दरिया के साथ साथ होते हैं, जैसे गरबुल हिंद है, ये इसकी एक कॉम्प्लेक्स इसकी हिस्ट्री है इंग्लिश की। इनके साथ
स्पेनिश और जो कुछ यूरोपियन ज़ुबानें यहाँ पर बोली जाती थी इस इलाके में। लेकिन जब अफ्रीकन स्लेव्स यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी क्रियोल यानी 2 ज़ुबानें इस्तेमाल करते थे वो। लेकिन इन 2 ज़ुबानों के बावजूद भी वहाँ, यानी 2 ज़ुबानें कौन सी थी, स्पेनिश और यूरोपियन लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल होती थी। इसके बावजूद भी वहाँ पर इंग्लिश को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। ऑस्ट्रेलिया जब डिस्कवर हुआ, कैप्टन जेम्स कुक ने इसको डिस्कवर किया 1770 में, तब यहाँ पर पहली दफ़ा इसने इंग्लिश का इस्तेमाल शुरू करवाया और ये वहाँ पर 4 मिलियन लोगों की ज़ुबान बन गई और इसको भी वहाँ पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज का मिल गया ओहदा। अब वहाँ पर कहते हैं जो इसका इन्फ्लुएंस है अमेरिकन इंग्लिश का, वहाँ पर भी ये नोटिसेबल है। यानी ऑस्ट्रेलिया में ये ज़ुबान ने इस कदर वहाँ पे पजीराई हासिल कर लिया कि वो हम उसको अप्रिशिएट करती है उस चीज़ को। न्यूजीलैंड के साथ भी यही हुआ कि इट बिकेम एन ऑफिशियल कॉलोनी इन 1840s में। ये ऑफिशियल कॉलोनी बनी और उसके साथ ही यहाँ के लोगों की जो है ये ज़ुबान ऑफिशियल बनती गई। साउथ अफ्रीका द ब्रिटिश टू कंट्रोल इन 1806 में ब्रिटिश ने यहाँ पर साउथ अफ्रीका में कंट्रोल संभाला और उसके बाद 1820 से इन्होंने यहाँ पर अपनी इंग्लिश ज़ुबान ऑफिशियल बनाना शुरू की और 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होने के बावजूद वहाँ पर जो 1.5 मिलियन लोग हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग हैं। बाकी जो दूसरे हैं वो L2 मतलब लैंग्वेज 2 सेकेंड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के अलावा अदर देन इंग्लिश। वेस्ट अफ्रीका बाय द 19th century increase in trade to the entire West African coast resulted in the development of several English based पिजन्स एंड क्रियोल्स। कहते हैं कि 19वीं सदी में जब ट्रेड का जैसे लोगों को अवेयरनेस ही तजारत शुरू हुई तो वहाँ पर वेस्ट अफ्रीका में तजारती ज़ुबान थी एक पिजन्स और एक क्रियोल्स थी, यानी जो 2 ज़ुबानें थी। तो उसके होने के बावजूद भी उन्होंने इंग्लिश को ही ज़्यादा पजीराई दी और इंग्लिश को ही वहाँ पर ऑफिशियल ज़ुबान बनाया गया। और सीरिया में, लियोना में, घाना में, गैम्बिया में, नाइजीरिया में, कैमरून में और लिब्रिया में, ये वेस्ट अफ्रीका की सारी कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पर ईस्ट अफ्रीका कंपनी में जब ये फाउंड की गई 1888 में, वहाँ पर 6 मेन स्टेट्स थी लेकिन वहाँ पर उसके बावजूद इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और वो किन की लैंग्वेज थी? कीनिया की, तनाज़िया की, युगांडा की, मलाविया की, ज़ैम्बिया की और जिम्बाब्वे की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया इंग्लैंड से ये स्टार्ट हुआ तो उनके साथ ये ज़रूरी था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मानते हैं या उसको अपनाना चाहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, तो उनकी ज़ुबान भी इंग्लिश मस्ट करार दी गई। अमेरिकन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुपीरियरिटी बाय द एंड ऑफ 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज यूएसए इमर्ज एज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुपर पावर। यानी 19वीं सदी के अख्ताम पर और 20वीं के आगाज़ में यूएसए जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के तौर पर इमर्ज हुआ और तब वेरियस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी इसके साथ ही उनका भी इब्तिदा हुआ। इंग्लिश साउथ एशिया में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1599 में फाउंड की गई, उससे इंट्रोड्यूस कराई इंग्लिश और इंडिया वहाँ पर जो इंग्लिश ज़ुबान थी वो वहाँ के ईस्ट गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, जुडिशरी की, मिलिट्री की, एजुकेशन की, कॉमर्स और मीडिया की ज़ुबान थी। और उसके बाद तकरीबन 40 मिलियन यूज़र्स थे इंग्लिश की। और ये तीसरा बड़ा मुल्क था साउथ एशिया जो था, जो जहाँ पर इंग्लिश के यूज़र बहुत ज़्यादा थे। इंग्लिश को बोलने वाले, इंग्लिश को समझने वाले, इंग्लिश को अडॉप्ट करने वाले वो बहुत ज़्यादा थे इस साउथ एशिया में। और मैकुले ने जब अपनी पहली पोइम लिखी तो वो भी तब उसने वहाँ पर इंग्लिश का इस्तेमाल किया साउथ एशिया में। वेरिएशन पाई जाती है श्रीलंका में और बांग्लादेश में। इंग्लिश के हवाले से श्रीलंका में यूज़ ऑफ इंग्लिश रिड्यूस कम हुआ थोड़ा सा, जबकि सिन्हाला में ये बहुत एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई 1956 में। इसके बाद इस पर रिफ्ट आता गया इस कंट्री में आहिस्ता आहिस्ता और एट लास्ट ये हुआ कि इंग्लिश को ही पजीराई मिली वहाँ पर। नेपाल में भी ये जैसे कंट्री का स्टार्ट हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुई है वहाँ पर, तो वैसे ही वहाँ उस सोसाइटी में भी इंग्लिश ने अपना अरूज हासिल किया। भूटान और मालदीव में भी इसी तरह वो स्कूलों में इस्तेमाल होती रही और वो टूरिज़म के लिए भी मुख्तलिफ ममालिक के यही ज़ुबान थी। इंडिया और पाकिस्तान में भी इंग्लिश वाज नेवर सीरियसली क्वेश्चन। इंग्लिश को हमने कभी इतना साइड पे करने की कोशिश नहीं की। इंग्लिश हमारी हमेशा से ज़ुबान रही है। हम अपने बच्चों को वो उसके हम यहाँ पर ये होता है कि साउथ एशियन गवर्नमेंट्स ने जनरली टीच करती हैं मोस्ट चिल्ड्रन थ्रू द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, यानी लोकल ज़ुबानों के साथ, जबकि जो इंग्लिश है वो रिजर्व कर दी जाती है एलीट क्लास के लिए, हाई क्लास के लिए, उनके लिए। और इंग्लिश यूजिंग एलीट्स वो उनको जो इंग्लिश सीखते हैं या पढ़ते हैं एलीट्स, हाई क्लास, अपर क्लास,
उनको हम समझते हैं कि वो लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, टॉलरेंट है। इंग्लिश को हमने डिवाइड कर दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के साथ, यानी जो अमीर हैं, जो हमारे उमरा हैं, वो उनके बच्चे या वो ये उनकी ज़ुबान है, जबकि जो छोटे वाला तबका है उसको इतनी नहीं सिखाई जाती। उनके लिए हम क्या करते हैं, ELT, EFL और ESL का जो इस्तेमाल है 1917 से ऑनवर्ड इस्तेमाल होती रही है। ये लेके आइए लोगों के दरमियान नेटिव और नॉन नेटिव के दरमियान वैराइटीज़ पाई जाती है, इसके लिए कि इसको इनकरेक्ट नहीं बल्कि इंग्लिश को एज ए अल्टरनेटिव तब्दील यानी इसका ऑप्शनल तौर पर इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।